नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। आइए फिजिक्स का ये छठवां सेशन करेंगे। छठवां पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं और याद करते हैं, ठीक है। दाढ़ी बनाने, दांत, आँख, कान, नाक की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है अवतल दर्पण का, ठीक है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, दांत, आँख, कान, नाक की जांच करने में डॉक्टर प्रयोग करता है अवतल दर्पण का। लेंस एवं मानव नेत्र, ठीक है, इसको अच्छे से देखेंगे। एक अथवा दो गोलीय पृष्ठों से युक्त कोई पारदर्शी माध्यम कहलाता है लेंस। एक या दो गोलीय पृष्ठ से युक्त कोई पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। एक या दो गोलीय पृष्ठों से युक्त कोई पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होता है। दूस के क्षमता धूप के चश्मा की क्षमता दोस्तों 0 डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की जैसा, ठीक है। तो हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। मानव नेत्र काम करता है उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र काम करता है उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर जो दोस्तों प्रतिबिंब बनता है ना, वह वास्तविक और उल्टा होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग रेटिना की तरह काम करता है? फिल्म। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग रेटिना की तरह काम करता है? फिल्म। चलिए, नेत्रदान में मनुष्य दान करता है कॉर्निया। नेत्रदान में मनुष्य दान करता है कॉर्निया को, ठीक है। आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको नियंत्रित करेगा आइरिस। आंख के रंग का मतलब होता है आइरिस का रंग। आंख के रंग का मतलब होता है आइरिस का रंग, ठीक है। रेटिना का शंकु एवं क्षर निर्धारण करता है आंख का रंग एवं प्रकाश की तीव्रता। देखिएगा ध्यान से। रेटिना का शंकु आंख का रंग निर्धारण करेगा और रेटिना का क्षर जो है दोस्तों वो प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित करेगा। तो आंख की शंकु एवं क्षर निर्धारित करता है आंख का रंग एवं प्रकाश की तीव्रता। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। आगे, आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। आंख के लिए दोस्तों दूर बिंदु अनंत होता है। आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति को नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस की मोटाई में वृद्धि तथा फोकस दूरी में कमी। जिसको निकट दृष्टि दोष होगा ना, उसका नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा और फोकस दूरी कम हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष का कारण होता है कि नेत्र लेंस की मोटाई में वृद्धि और फोकस दूरी की कमी। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की नहीं। ये आप पढ़ चुके हैं और याद भी होगा। दूर दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस कम मोटा हो जाएगा, नेत्र लेंस पतला हो जाएगा, मोटाई कम हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। तो दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की मोटाई कम जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, दूर किया जाता है अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं अवतल लेंस से, और दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं वो उत्तल लेंस के चश्मा से ठीक होगा। अच्छा, दूर दृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। जिसको दूर दृष्टि दोष होगा ना दोस्तों, दूर दृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। दूर दृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। अच्छा, जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति न दूर की वस्तु देखता है न नजदीक की। जरा दृष्टि दोष माने प्रेस बायोपिया, जिसको प्रेस जरा दृष्टि दोष मतलब प्रेस बायोपिया कहते हैं। जरा दृष्टि दोष का मतलब प्रेस बायोपिया होता है। इसका निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं।
जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे चलिए। अबिंदुकता या ऑस्टिग्मेटिज्म। अबिंदुकता या ऑस्टिग्मैटिज्म दोष में व्यक्ति क्षैतिज दिशा में ठीक से देख पाता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता है। जिसको अबिंदुकता होगा ना, वो क्षैतिज दिशा में देखेगा, सामने देखेगा, दिखाई देगा, लेकिन ऊपर उसको दिखाई नहीं देता है। अबिंदुकता दोष के निवारण के लिए बेलनाकार चश्मा लगाते हैं, बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग है। वर्णांधता रोग में व्यक्ति किस रंग में विभेद मतलब देखिए, वर्णांधता जिसको होगा ना, वह हरा और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता है। जिसको वर्णांधता होता है वह हरा और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता है, हरा और लाल रंग में, ठीक है। घड़ी साज जो है, घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पाठ पुर्जा को देखने के लिए आवर्धक लेंस का दोस्तों प्रयोग करता है। कैमरा में लगा होता है दोस्तों, कैमरा में उत्तल लेंस। कैमरा में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कैमरा में उत्तल लेंस लगा होता है। सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त किया जाता है उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है दो उत्तल लेंस। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है दो उत्तल लेंस। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है दो उत्तल लेंस, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था नॉल और रस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था नॉल और रस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था नॉल और रस्का ने। इसको फिर से देखेंगे। घड़ी साज घड़ी के पाठ पुर्जा को देखता है आवर्धक लेंस के द्वारा। कैमरा में उत्तल लेंस लगा रहता है। सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस लगा रहता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है दो उत्तल लेंस। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है दो उत्तल लेंस। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल और रस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल तथा रस्का ने किया था। अच्छा, दूरबीन का आविष्कार हेंस लिपेर्सी ने किया है। दूरबीन का आविष्कार हेंस लिपेर्सी ने किया है। दूरबीन का आविष्कार हेंस लिपेर्सी ने किया है। दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है टेलीस्कोप का। दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है टेलीस्कोप। दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया है। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या क्या देखे हैं? दूरबीन का आविष्कार हेंस लिपेर्सी ने किया है। दूरबीन का आविष्कार हेंस लिपेर्सी ने। दूर की वस्तु को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया है। आइए विद्युत धारा को देखें। कहता है विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ना विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। जो आपको याद है वो हम एक बार बोलेंगे, और जो आपको नहीं याद है उसको हम 3 बार 4 बार बोलेंगे। और हमको पता है कि आपको क्या याद है, हमको ये भी पता है आपको क्या याद नहीं है। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलॉम होता है। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलॉम होता है। 1 कूलॉम आवेश बराबर होता है 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलॉम आवेश बराबर होता है 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलॉम आवेश बराबर होता है 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलॉम आवेश कितना के बराबर होता है? 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल।
विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। एक बार फिर से देखेंगे। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलॉम होता है। 1 कूलॉम आवेश बराबर होता है 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है। विद्युत विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का ऐसे मात्रक फैराडे होता है। विद्युत धारिता का ऐसे मात्रक फैराडे होता है। विद्युत धारिता का ऐसे मात्रक फैराडे होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापी जाती है गैल्वेनोमीटर से। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापी जाती है गैल्वेनोमीटर से। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापी जाती है गैल्वेनोमीटर से। शंट होता है एक कम प्रतिरोधी प्रतिरोध वाला तार। शंट क्या होता है? एक कम प्रतिरोध वाला तार होता है। तो एक कम प्रतिरोध वाला तार को क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। अच्छा, लघु पतन या शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। विद्युत विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक फैराडे होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक फैराडे होता है। अच्छा, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापते हैं गैल्वेनोमीटर से। एक कम प्रतिरोध वाला तार को शंट बोलते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। अगला है, विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। अवशिष्ट खोखले गोले के अवशिष्ट खोखले गोले में अंदर विद्युत तीव्रता होती है 0। अवशिष्ट खोखले गोले में अंदर विद्युत तीव्रता होती है 0। अवशिष्ट खोखले गोले में अंदर विद्युत तीव्रता होती है 0। ठीक है, आगे चलिए। कहता है कि अंदर अवशिष्ट खोखले गोले में अंदर विद्युत तीव्रता होता है 0। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन मूलतः किस क्रम में होता है? समानांतर क्रम में। घरेलू विद्युत तार का संयोजन समानांतर क्रम में होता है। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन समानांतर क्रम में होता है। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फ्यूज तार मिश्रण है सीसा और टीन का। फ्यूज तार मिश्रण है सीसा और टीन का। फ्यूज तार मिश्रण है सीसा और टीन का। विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है। विद्युत फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। विद्युत फ्यूज का गलनांक दोस्तों निम्न होता है। विद्युत फ्यूज कार्य करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर। विद्युत फ्यूज कार्य करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर। एक बार फिर देखेंगे दोस्तों। अवशिष्ट खोखले गोले कहता है कि अवशिष्ट खोखले गोले में अंदर वैद्युत तीव्रता होती है 0। अवशिष्ट खोखले गोले में अंदर वैद्युत तीव्रता 0 होती है। घरेलू विद्युत तार का संयोजन मूलतः समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। घरेलू विद्युत तार समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फ्यूज तार मिश्रण होता है सीसा और टीन का। फ्यूज तार मिश्रण होता है सीसा और टीन का। विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है। विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है। अच्छा, विद्युत फ्यूज कार्य करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर। विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर विद्युत फ्यूज काम करता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार होता है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार है उच्च प्रतिरोध का और निम्न गलनांक का। ठीक है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम है निकल और क्रोमियम का मिश्र धातु। नाइक्रोम मिश्र धातु है निकल और क्रोमियम का। नाइक्रोम मिश्र धातु है निकल और क्रोमियम का। नाइक्रोम मिश्र धातु है निकल और क्रोमियम का। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और आर्गन। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा जाता है। एक बार फिर देखेंगे। ये वाला कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम मिश्र धातु होता है निकेल और क्रोमियम का। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन और आर्गन। जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान होता है कितना होता है?
ये तो दोस्तों नहीं दिखा रहा है, लेकिन चलिए छोड़िए। टंगस्टन का गलनांक तथा क्वथनांक। टंगस्टन का गलनांक होता है 3422 डिग्री सी तथा क्वथनांक होता है 5930 डिग्री सी। टंगस्टन का गलनांक दोस्तों 3422 डिग्री सी तथा क्वथनांक होता है 5930 डिग्री सी। हैलोजन लैंप का तंतु मिश्रण होता है टंगस्टन एवं सोडियम का। हैलोजन लैंप के तंतु का मिश्रण होता है टंगस्टन एवं सोडियम का। हैलोजन लैंप का तंतु मिश्रण होता है टंगस्टन और सोडियम का। समान ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प और आर्गन। समान जो ट्यूबलाइट है उसमें भरा होता है पारा का वाष्प और आर्गन। एक बार फिर से देखेंगे, थोड़ा जटिल है। टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सी। टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सी। टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सी और टंगस्टन का क्वथनांक 5930 डिग्री सी। टंगस्टन का क्वथनांक 5930 डिग्री सी हो जाता है। हैलोजन लैंप का तंतु मिश्र धातु होता है टंगस्टन और सोडियम का। जो हैलोजन लैंप है ना, उसका तंतु मिश्रण होता है टंगस्टन और सोडियम का। तो दोस्तों हैलोजन लैंप का तंतु मिश्रण होता है टंगस्टन एवं सोडियम का। सामान्य ट्यूबलाइट में भरा होता है पारा का वाष्प और आर्गन। ट्यूबलाइट में दोस्तों पारा का वाष्प और आर्गन को भरा जाता है। अगला है कि ट्यूबलाइट के दीवार पर किसका लेप होता है? फॉस्फोरस, फॉस्फर का। ट्यूबलाइट के दीवार पर फॉस्फर का लेप रहता है। ट्यूबलाइट के दीवार पर फॉस्फर का लेप चढ़ा रहता है। ट्यूबलाइट के दीवार पर फॉस्फर का लेप रहता है। ट्यूबलाइट के दोनों किनारों पर लगे होते हैं बेरियम ऑक्साइड का लेप। ट्यूबलाइट के दोनों किनारे पर बेरियम ऑक्साइड का लेप लगा रहता है। ट्यूबलाइट के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड का लेप लगा रहता है। ट्यूबलाइट के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड का लेप लगा रहता है। चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित आवेश का विरोध करता है वह प्रतिरोध कहलाता है। चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित आवेश का विरोध करता है वह प्रतिरोध कहते हैं उसको। कहता है चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित आवेश का विरोध करता है वह प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का ऐसे मतलब ओम होता है। किसी धातु की प्रतिरोधकता गर्म करने पर बढ़ जाता है। किसी धातु की प्रतिरोधकता जब गर्म करेंगे ना तो वो बढ़ जाएगा। किसी धातु को अगर गर्म करेंगे तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। एक बार फिर, ट्यूबलाइट के दीवार पर किसका लेप रहता है? फॉस्फर का। ट्यूबलाइट के दीवार पर फॉस्फर का। अच्छा, ट्यूबलाइट के दोनों किनारों पर लगे होते हैं बेरियम ऑक्साइड का लेप। ट्यूबलाइट के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड का लेप रहता है। चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित आवेश का विरोध करता है वह प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। किसी धातु को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है और प्रतिरोध का ओम होता है। दोस्तों प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होगा लेकिन प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। अच्छा, विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर में। विभवांतर मापते हैं वोल्ट मीटर में। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। 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 ठीक है, आगे बढ़िए, ऊर्जा रूपांतरण को देखें। वह क्रिया जिसमें किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक में विद्युत धारा प्रेरित होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। फिर से, वह क्रिया जिसमें किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह क्रिया जिसमें किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक में विद्युत धारा प्रेरित होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। डायनमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत धारा के चुंबकीय सिद्धांत पर। डायनमो काम करता है विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो डायनमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। आगे देखेंगे, डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो का आर्मेचर बना होता है लौह चुंबकीय पदार्थ से। डायनमो का आर्मेचर बना होता है लौह चुंबकीय पदार्थ से। डायनमो का आर्मेचर बना होता है लौह चुंबकीय पदार्थ से। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
माइक्रोफोन बदलता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक बार फिर से देखेंगे। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो का आर्मेचर बना होता है लौह चुंबकीय पदार्थ से, डायनमो का आर्मेचर बना होता है लौह चुंबकीय पदार्थ से। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत सेल माने बैटरी परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो बैटरी है या विद्युत सेल है वो परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है सितार, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है सितार, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है सितार। अच्छा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है मोमबत्ती, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है मोमबत्ती, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है मोमबत्ती। लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अब विद्युत सेल को देखेंगे। विद्युत बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था, विद्युत बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था, विद्युत बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। शुष्क सेल कहलाता है प्राथमिक सेल, शुष्क सेल कहलाता है प्राथमिक सेल, शुष्क सेल कहलाता है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल की क्षमता होती है 1.5 वोल्ट, शुष्क सेल की क्षमता होती है 1.5 वोल्ट, शुष्क सेल की क्षमता होती है 1.5 वोल्ट। सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है रासायनिक, सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है रासायनिक। विद्युत सेल का कैथोड बना होता है कार्बन का, विद्युत सेल का कैथोड बना होता है कार्बन का। विद्युत सेल का एनोड बना होता है जस्ता का, विद्युत सेल का एनोड बना होता है जस्ता का। विद्युत सेल का कैथोड बना होता है कार्बन का और एनोड बना होता है जस्ता का। सेल के एनोड पर होता है धन आवेश, सेल के एनोड पर होता है धन आवेश। एक बार फिर से देखेंगे। विद्युत बैटरी का आविष्कारक है वोल्टा, विद्युत बैटरी का आविष्कारक वोल्टा। शुष्क सेल कहलाता है प्राथमिक सेल, शुष्क सेल कहलाता है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल की क्षमता होती है 1.5 वोल्ट, शुष्क सेल की क्षमता होती है 1.5 वोल्ट। सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है रासायनिक। विद्युत सेल का कैथोड कार्बन का बना होता है और एनोड बना होता है जस्ता का। और सेल एनोड पर होता है दोस्तों धनावेश, एनोड पर धनावेश होता है दोस्तों, एनोड पर होता है धनावेश और सेल के कैथोड पर ऋण आवेश होता है। तो एनोड पर धनावेश और कैथोड पर ऋण आवेश होता है। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु होता है सीसा, संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु है सीसा। गैलेना अयस्क है सीसा का, गैलेना अयस्क है सीसा का। किसी लवण के जलीय विलयन को जिसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है कहते हैं विद्युत अपघटय, किसी लवण के जलीय विलयन को जिसमें से विद्युत धारा गुजरती है उसको कहते हैं विद्युत अपघटय। सीसा संचायक बैटरी एवं कार के बैटरी में विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा, ये तो आप जानते हैं। चलिए, अच्छा, लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड, लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है अमोनिया क्लोराइड। दोस्तों, लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड से। अच्छा, लेक्लांसे सेल प्रयोग किया जाता है विद्युत घंटी टेलीफोन आदि में, लेक्लांसे सेल प्रयोग किया जाता है विद्युत घंटी में भी और टेलीफोन, विद्युत घंटी और टेलीफोन में लेक्लांसे सेल का प्रयोग करते हैं। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। विद्युत घंटी कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत घंटी कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। दूरबीन का आविष्कार हेंस लिपेर्सी ने किया था, दूरबीन का आविष्कार हेंस लिपेर्सी ने। एक बार फिर से देखेंगे। लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड, लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है विद्युत घंटी और टेलीफोन में, लेक्लांसे सेल का प्रयोग करते हैं विद्युत घंटी और टेलीफोन में। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है। विद्युत घंटी कार्य करती है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत घंटी कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। दूरबीन का आविष्कार हेंस लिपेर्सी ने किया था, दूरबीन का आविष्कार हेंस लिपेर्सी ने किया था। अब दिष्ट धारा और प्रवृत्ति धारा। किसी परिपथ में एक दिशा में बहने वाली धारा दिष्ट धारा कहलाती है, किसी परिपथ में एक ही दिशा में बहने वाली धारा दिष्ट धारा कहलाता है। यदि धारा का प्रवाह समांतर रूप से आगे पीछे हो तो वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है, यदि धारा का प्रवाह समानांतर रूप से आगे पीछे होगा तो वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ज,
भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 एचजेड। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 एचजेड। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नरम लोहा का। ट्रांसफार्मर का कोड नरम लोहा का बनता है। एक बार फिर से, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 एचजेड। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर दोस्तों काम करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। ट्रांसफार्मर का आविष्कार दोस्तों माइकल फैराडे ने किया था। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का कोड दोस्तों नर्म लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त करते हैं किलोवाट में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। अच्छा, ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। एसी को दोस्तों डीसी में बदलने का काम करता है रेक्टिफायर। एक बार फिर से देखेंगे, ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त किया जाता है किलोवाट में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी में। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलता है रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। ठीक है। अच्छा, इन्वर्टर का यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि इन्वर्टर का प्रयोग जो होता है, इन्वर्टर का प्रयोग डीसी को एसी में बदलने के लिए। इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं डीसी को एसी में बदलने के लिए। इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं डीसी को एसी में बदलने के लिए। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत धारा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत धारा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत धारा। टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए होता है? प्रेरित धारा का। एक बार फिर से देखेंगे इसको। इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं डीसी को एसी में बदलने के लिए। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है विद्युत धारा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है विद्युत धारा। टेलीफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं? प्रेरित धारा का। ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं? तो प्रेरित धारा का। चलिए आगे चलते हैं। चालक, अचालक एवं अर्धचालक है। जिन कहता है कि जिन पदार्थों से होकर एक मिनट दोस्तों, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है वह चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश कहता है जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है वह चालक कहलाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है वह अचालक कहलाता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है वह अचालक कहलाता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है वह अचालक कहलाता है। विद्युत चालकता की यूनिट होती है महो। विद्युत चालकता की यूनिट होती है महो। एक बार फिर से देखेंगे। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है वह चालक कहलाते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है वह अचालक कहलाते हैं। विद्युत चालकता की यूनिट महो होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पदार्थ जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के बीच होता है वह अर्धचालक कहलाता है। वैसा पदार्थ जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के बीच में होता है वह अर्धचालक
कहलाता है? प्रमुख अर्धचालक है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। प्रमुख अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो प्रमुख अर्धचालक हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। सोलर सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन। सोलर सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन। सोलर सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है सौर सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है सौर सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है सौर सेल। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियां मिलाएंगे तो उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। एक बार फिर से देखेंगे। पदार्थ जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के बीच में होता है वह अर्धचालक कहलाता है। प्रमुख अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम। प्रमुख अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सोलर सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन का। सोलर सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन का। प्रकाश वोल्टीय सेल है सौर सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल है सौर सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल है सौर सेल। अच्छा, अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। ताप जब बढ़ाएंगे ना तो अर्धचालक की जो चालकता है वो बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध दोस्तों घट जाता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। ट्रांजिस्टर बनता है अर्धचालक से। ट्रांजिस्टर बनाया जाता है अर्धचालक से। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम। एक बार फिर देखेंगे। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाएंगे ना तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। गर्म करेंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाएगा। अच्छा, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं अर्धचालक से। ट्रांजिस्टर किससे बने होते हैं? अर्धचालक से। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, छोटा कर लेते हैं इसको। अगला कहता है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था साकले ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था डब्लू साकले ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था डब्लू साकले ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार डब्लू साकले ने। कुछ धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य ताप के निकट पहुंचने पर लगभग शून्य हो जाता है, वह कहलाता है अतिचालक। कहता है कुछ धातु का प्रतिरोध परम शून्य ताप के निकट पहुंचने पर लगभग 0 हो जाता है। कुछ धातु का प्रतिरोध परम शून्य ताप के निकट पहुंचने पर लगभग 0 हो जाता है, वह अतिचालक कहलाता है। अतिचालक का प्रतिरोधकता 0 होता है। अतिचालक की प्रतिरोधकता 0 होता है। अतिचालक की प्रतिरोधकता 0 होता है। अतिचालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। अतिचालन का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। अतिचालन का दोस्तों लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। वायुमंडलीय दाब पर किसी कहता है वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे इसको। कहता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार डब्लू सॉल्के ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार डब्लू सॉकले ने किया था। कुछ धातु का प्रतिरोध परम शून्य ताप के निकट पहुंचने पर 0 हो जाता है, वह अतिचालक कहलाता है। कुछ धातु का प्रतिरोध परम शून्य ताप के निकट पहुंचेगा ना तो वह 0 हो जाएगा, वह अतिचालक कहलाएगा। अच्छा, अतिचालक का प्रतिरोध 0 होता है। अतिचालक का प्रतिरोधकता 0 होता है। अतिचालन का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। अतिचालन का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। अच्छा, अतिचालक की खोज किया था केमरलिंग ओन्स ने 1911 में। अतिचालकता की खोज किसने किया था? केमरलिंद केमरलिंद ओन्स केमरलिंद ओन्स केमरलिंद ओन्स केमरलिंद ओन्स ने 1911 में। अतिचालकता की खोज किसने किया था? केमरलिंद ओन्स ने 1911 में। तरित के दौरान भवनों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरित चालक का। तरित के दौरान भवन की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरित चालक का। तरित के दौरान भवनों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरित चालक का। तरित में अधिक मात्रा में होता है विद्युत ऊर्जा।
त्वरित में अधिक मात्रा में होता है विद्युत ऊर्जा। त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अच्छा, त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबा से। त्वरित चालक बनता है तांबा से। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे इसको। अतिचालक की खोज किसने किया था? केमरलिंद ओंस ने 1911 में। अतिचालकता की खोज किसने किया था? केमरलिंद ओंस ने 1911 में। अच्छा, त्वरित के दौरान भवन की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? त्वरित चालक का। भवन उवन पर देखते हैं ना दोस्तों, एक लंबा सा लोहा का कील गाड़ा रहता है गाड़ी पर भी, वही त्वरित होता है, बिजली उस पर नहीं गिरता है इसीलिए। तो त्वरित के दौरान भवन की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? त्वरित चालक का। त्वरित में अधिक मात्रा में होता है विद्युत ऊर्जा। त्वरित में अधिक मात्रा में होता है विद्युत ऊर्जा। त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक बनाया जाता है तांबा का। ठीक है, चलिए चुंबकत्व। चलिए, तो दोस्तों इतना ही है, और ये छठवां था, सातवां बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, अभी थोड़ा देर में। उम्मीद करते हैं सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप एंजॉय किए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।